औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबसे राज़ी हो, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम सियासी शतरंज में। ख़वातीन व हज़रात, सियासत के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है। हम जानते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने है। आसिफ अली जरदारी साहब लॉबिंग कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग ग्राउंड के लिए, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी उनके सामने उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब बी टीम बने हुए हैं इस वक्त एक सियासी जमात की। वो मोहसिन नकवी जिसे आसिफ अली जरदारी साहब एक दौर में अपना बेटा कहा करते थे। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि शरीफ बरादरान इदारों के पीछे छुप रहे हैं। साथ साथ नैयर बुखारी साहब ने यह भी कह दिया है कि जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो एहतजाज होगा। नून लीग से खबर यह आई है, बड़ी खबर है, कि नवाज शरीफ साहब अपना शेड्यूल चेंज कर रहे हैं। अब जो शेड्यूल चेंज हुआ है उसके मुताबिक 9 अक्टूबर को लंदन से वो सऊदी अरब पहले रवाना होंगे और 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक वो सऊदी अरब में क़याम करेंगे। 14 अक्टूबर को वो पहुंचेंगे मुत्तहदा अरब अमारात, वहां पर वो क़याम करेंगे और फिर 21 अक्टूबर को शाम 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो यकीनन आप शेड्यूल देख सकते हैं, इतने सारे दिन सऊदी अरब में, यूएई में यकीनन कुछ टारगेट्स हैं जिन्हें अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और उनकी जो लीगल टीम है, नून लीग के जरा ये कहते हैं कि 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बेल की दरखास्त दायर की जाएगी, यानी उनके आने से सिर्फ 2 रोज कबल ही अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इसके भी कुछ मुहर्रखात है, उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। मईशत की बात की जाए तो हम जानते हैं कि बड़े खतरात इस वक्त भी मंडला रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक खतरे की घंटी बजाई है। आलमी बैंक का यह कहना है जिस तरीके से इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जा रही है, आने वाले वक्त में इसके ऊपर बहुत ज्यादा लिटिगेशन और कानूनी कार्रवाई होगी जो कि सही नहीं है। उसको भी हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि डॉलर किस तरीके से नीचे आया है, जो आया है वो आर्टिफिशियल है या फिर फंडामेंटल्स की बुनियाद पर इसे नीचे लाया जा रहा है। हमें प्रोग्राम में आगे चल के शबर जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे, शोएब शाहीन साहब भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स पर भी डिस्कशन आज होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इजराइल और फलस्तीन के दरमियान बड़ी जंग छिड़ चुकी है। इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 510 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 2750 जख्मी हैं, 1,20,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। और अगर इसराइल की बात की जाए तो 800 इसराइली जाँ बहक हुए हैं, जान से गए हैं, 2243 जख्मी हैं। तो टोटल जो इस वक्त डेथ काउंट है वो 1300 से बढ़ चुका है। गजा पे ऊपर इस वक्त जितने भी रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। पानी बंद है फलस्तीन के ऊपर, बिजली बंद है फलस्तीन के ऊपर। लेकिन एक बात जो मुझे शशोपंच का शिकार करती है वो ये है कि इसराइल जो दुनिया की वर्ल्ड पावर है, जिसके पास इतना एम्यूनेशन, इतना वेपन है कि वो पूरी दुनिया को असलहा बेचने में सबसे नंबर 1 पे आता है, और उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म था, डिफेंस सिस्टम था, जिसे आयरन डोम कहा जाता था, वो फेल हो गया है। क्यों, कैसे, क्या वजूहात है, डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। थैंक यू सो वेरी मच मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। और स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, इट्स ऑलवेज एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा, जो इजराइल का इतना कमाल डिफेंस सिस्टम था वो आखिर फेल कैसे हो गया? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, कुछ दिनों कबल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक तकरीब में थे और उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट ये था कि दुनिया के जितने भी वर्ल्ड पावर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्होंने जो 100, 200, 300, 400 साल का प्लान बनाया था वो प्लान कंप्लीट हो गया है। अब नए प्लान्स बन रहे हैं, नए नक्शे खींचे जा रहे हैं। हाउ डू यू सी इट ब्रिगेडियर साहब? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सभी, आपने मुझे अपने शो पे लिया। पहले अगर जल्दी से हम इसका अहाता कर लें कि ये हमास का अटैक जो है इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे और इतना अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज अटैक कैसे किया हमास ने। तो ये जो चीजें डेवलप हुई है इसी 2023 में हुई है, जब से नेतन्याहू साहब की गवर्नमेंट आई है दिसंबर 2023 में। उसके बाद से लेके अब तक तकरीबन 250 ये फलस्तीनियों को शहीद कर चुके थे और 40 बच्चे शामिल थे। एक तो ये हो गया और एक लावा पकना शुरू हो गया था। नंबर 2, आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा कि जैसे जूडाइज्म को या यहूदियत को यरूशलेम में इम्पोज कर रहे थे या रमजान के दिनों में आपको बैतुल मक़दिस में इबादत नहीं करने दे रहे थे, तो एक ओवरऑल जो है उसमें मजीद गर्मी जो है वो फलस्तीनियों में खून में आती चली जा रही थी। नंबर 3, अगर आप देखें तो अगर जो इनकी इंडिजिनस मूवमेंट थी, जो हमास या हिजबुल्लाह इसको लेके चलते थे फलस्तीनी कॉज को, वो थोड़ी डाइल्यूट होती जा रही थी। क्योंकि इस वक्त इसमें अफ्रीका में देखें तो सूडान, इजिप्ट, इसके साथ जॉर्डन, बहरीन और यूएई एज पर द अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था 2020 में, और अब सऊदीया ने भी टिल्ट किया था। तो ये तमाम चीजें एक ऐड कर रही थी फलस्तीनियों की इस्तराब में कि वो खुद अपने खुद आज़ादियत के लिए कुछ ना कुछ करें। और इस सब के ऊपर जो जलती पे तेल पे काम किए वो 23 सितंबर 2023 को, जब नेतन्याहू साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के,
उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में एक नए मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया कि जिसमें उन तमाम कंट्रीज जिनको इसराइल को कॉलोनाइज किया था उनको सब्ज रंग से दिखाया, और इसके साथ साथ इसराइल को दिखाया जिसमें कंप्लीटली कहीं गोलान हाइट्स का जिक्र नहीं था, कहीं वेस्ट बैंक नहीं था और कहीं गजा की पट्टी नहीं थी। इसका मतलब है कंप्लीट जो इसराइल है दैट वाज विदाउट पैलेस्टीनियंस। तो लिहाजा एक दावा तो बनना चाहिए, एक एक्शन का रिएक्शन तो आना था। तो 23 सितंबर और 7 अक्टूबर दो पे उनको लगे और उन्होंने अटैक कर दिया। अब इस अटैक के पीछे जैसे आपने कहा कि चल रहा है, लोग परेशान है कि इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी जो मोसाद की इतनी बड़ी होने के बावजूद वो कैसे डिटेक्ट नहीं कर पाई कि 7,000 से ज्यादा रॉकेट अटैक्स हो गए, आयरन डोम फेल हो गया और किसी किस्म की कोई चीज ना हुई। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक लगता है कि वो जो नेतन्याहू साहब ने जो एक नक्शा दिखाया था कि जिसमें फलस्तीनियों का कोई जिक्र नहीं था, नामो निशान नहीं था, शायद उसको एक्चुअलाइज करने जा रहे हैं। लेकिन ये जंग खुद इनके गले पड़ी है और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में इसराइल को इसका मजा चखना पड़ेगा। मजा चखना पड़ेगा। जी। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो तूफान के तरीके से हम मुसलमानों ने हमला किया है, अपना दिफा किया है, मैं हमला नहीं कहूँगा, अपना दिफा किया है फ़लस्तीन के जवानों ने, यकीनन उन्हें सलाम पेश करना चाहिए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश करना नहीं चाहिए बल्कि हम खड़े होकर पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। बैठ उनको जाइए, सलूट फ्रेम से करते निकल हैं। गए वो वापस हम आते हैं। उनको सलूट करते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है वमा करू वमा करल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इसराइल ने जो भी प्लानिंग की, अमेरिका ने जो भी प्लानिंग की, आलमी ताकतों ने जो भी प्लानिंग की, हमारे रब की असल है। प्लानिंग वही है जो अल्लाह करता है। सुभान अल्लाह। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है। और जनाबे मन बदर टूटी हुई तलवारें लेकर गए थे, 313 थे, 1000 पर भारी पड़ गए। जनाबे मन आप फजाए बदर पैदा करें, अल्लाह अब भी मुफ्ती साहब, एक दीनी फरिश्तों को सवाल। उतारेगा। अच्छा, क्या हुआ है मुफ्ती साहब की दुनिया में इजराइल ने सबको कन्विंस करना शुरू किया कि हमें एडमिट करो, मुसलमान ममालिक को। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कर लिया, बताया जा रहा था कि सऊदी अरब भी करने वाला था, डील होने वाली है, अंडर द टेबल हो गई है, ओवर द टेबल होने वाली है। अब बहुत सारे मॉडरेट मुसलमान जो होते हैं वो कहते हैं कर लेना चाहिए, पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे, मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बनु करीज़ा का वाक़या हमारे व्यूअर्स के सामने रखिए कि जब आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए तो 6 साल तक तो यहूदियों के साथ रहे, फिर क्या हुआ? यहूदी किसी हाल में आपसे राजी नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लें। बनु करेजा के वाक़े से पहले मैं आपको बताऊं, हिटलर ने कहा था ये थोड़े से यहूदी में इसलिए छोड़ रहा हूं दुनिया को मालूम पड़े ताकि यहूदी दुनिया क्या को चीज़ है। मालूम पड़े कि मैंने इनके साथ ऐसा क्यों किया। और वही हुआ, ये थोड़े से यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी अल्लाह ने उंगलियों बनु पे नचा करीजा रहे के हैं। साथ क्या किया मुफ्ती साहब? दिखाइए वाक़या, आप मेरे जहन में नहीं है, आपके पास वाक़या लेकिन लिखा हो? मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि जब ग़ज़वा खंदक हुई तो उस वक्त हमने खंदक खोद दी थी मदीना के बाहर, ना कुछ अंदर आ सकता था ना कुछ बाहर जा सकता था, खाने की किल्लत थी। आका दो जहां ने अपने पेट पे 3-3 पत्थर बांधे हुए थे। और फिर जब फतह हुई हमें और आका दो जहां वापस आए और अपना जंगी लिबास उतारने लगे तो अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और उनको मना किया कि अभी ये लिबास ना उतारिए, बनु करीजा के बाहर पहुंचिए। और सारे मुसलमानों की फौज को कहा गया कि बनु करीजा के बाहर पहुंचिए। और फिर वहां पर पहुंच के जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि अंदर से यहूदी मिल चुके थे मुसलमानों पे हमला करने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर उनकी सजा का तायुन करने के लिए उन यहूदी का, बनु करीजा का अपना ही मुतालबा था कि हमारा ही एक बंदा आपके साथ है, उसको बुला लीजिए, वो हमारे दरमियान फैसला करे। फिर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया और उन्होंने 3 बार पूछा कि क्या आपको मेरा फैसला कबूल है, क्या आपको मेरा फैसला कबूल है? सबने कहा कबूल है। और फिर उन्होंने फैसला दिया कि जितने भी मर्द हैं उनके सर से धड़ अलग कर दिए जाए, औरतों और बच्चों को गुलाम ले लिया जाए। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान में वो आयत नाजिल की कि यहूदी तुम्हारा किसी हाल में दोस्त नहीं हो सकता। जनाब आपने बड़ा जबरदस्त वाकया खुद ही बयान कर दिया, मैं दोबारा बयान करूं इस वाकये नहीं, को? लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें आज चला लोग गया। मुसलमानों के लिए एक पैगाम दे दें जो समझते हैं कि हम इजराइल को मान लें, मसले हल हो जाए, मुआशी तौर पर अब सबसे पहले तो मामला ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है ये यहूदो नसारा किसी सूरत में तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये कुरान का फैसला है। अब इंसान का क्या फैसला है? इंसान कहता है कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ से डॉलर मिलेगा, कहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तुम्हारा काम कहीं से नहीं हो सकता क्योंकि तुम
गलत सोच रहे हो। जी हाँ। अल्लाह ने जो कहा है होगा वही, और अल्लाह ने कहा है ए मुसलमानों, ये यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इन्होंने ही हमें कर्जों में फंसाया है, इन्होंने ही हमें सूदी निजाम में जकड़ा है, यही हमें तबाह करना चाहते हैं। सबसे बड़ा टारगेट तो पाकिस्तान है। ये इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़लस्तीन के मुजाहिदीन से जो काम लिया है, वो काम असल में पाकिस्तान की पहली फ़ौज फ़लस्तीन का वो मुजाहिद है। पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान की फ़ौज आलम इस्लाम की फ़ौज है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पता है हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमें पता है हम खुलकर नहीं आ सकते हैं, लेकिन इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, ये इकबाल ने क्यों कहा था? क्योंकि इकबाल ये बात समझाना चाह रहे थे जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह है वो सब एक ही वतन वाले हैं। सुभान इन अल्लाह। ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, मजहब का जो कफन है वो इसका पैराहन है। बिल्कुल ठीक। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। उन मुस्तफ़वी मुजाहिदों ने टूटी हुई तलवारों के साथ एक आलमी पावर पर हमला किया बेशक। और बेड़ा गर्क करके रख दिया। पहली मर्तबा 75 साल में ऐसा हुआ राइट, कि बिल्कुल। इसराइल मदद मांग रहा है अमेरिका से, फ्रांस से, और अल्लाह के फजल से इस वक्त तक हमारी जीत हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया जो भी आइडिया करे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फतह हमारी ही होगी। राइट, ब्रिगेडियर साहब को शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्यों नहीं हम इजराइल को मान लेते? क्या मुश्किल है इजराइल को मानने में? हमारे मुआशी मसाइल सारे हल हो जाएंगे, गरीब के दिन बदल जाएंगे, क्यों नहीं मान लेते सर? देखिए, जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे हैं और आपने भी वाकई में बयान किया है कि यहूद नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। सबसे पहली बात तो ये नंबर 2, कायद आज़म ने भी यही कहा था कि आप इसराइल को नहीं मानेंगे और वो हमारा दोस्त की सूरत नहीं हो सकता। नंबर 3, अगर आप इसराइल को मानते हैं तो इसका मतलब है वो एक ऑक्यूपेशन फोर्स है जिसने फलस्तीन के ऊपर कब्जा किया और वहां पे उसने अपने ट्रूप्स को लैंड किया। अगर आप इसराइल की पोजीशन को मानते हैं तो आप कश्मीर से इनडायरेक्टली दस्तबरदार होते हैं। विड्रॉ हो आपके जाएंगे। जो अपनी एक जो चीज है आगे लेके आप चल रहे हैं कश्मीर का मसले को हल करने की सूरत में, वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन इस वक्त तक जो सिचुएशन है, दो कि उसके एक साइड जरूर है कि क्या जो खुद तो ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर रखा है इसने, नेतन्याहू ने, जो कि एक कंजर्वेटिव है, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट है, अथॉरिटेरियन उसके पुरानी हिस्ट्री भी इस किस्म की है। लेकिन इस पर इसराइल, जैसे मुफ्ती साहब कहते हैं, बिल्कुल सही कामों में फंस चुका है, क्योंकि इसराइली जो है कॉन्शियस हैं। वो एक सोल्जर को अपने पीछे नहीं छोड़ते, एक यहूदी को पीछे नहीं छोड़ते, उसको जो है पीछे साथ में लेके रेस्क्यू करते हैं। 2005 में देखा होगा, एक सोल्जर था, उसका नाम शरोन था। शरोन 5 एक इसराइली सोल्जर को हाथ ने अगवा किया था, या उसको अगवा हॉस्टेज किया था। हॉस्टेज करने के लिए उसने तकरीबन 1000 प्लस जेल में छोड़ा था। तो आप में जब है कि इसराइल मिले तो इनके कब्जे की तरह नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। जो बात हो रही है इसराइल आएगा, क्योंकि उन सोल्जर की राइट जो स्टेट के ऊपर। राइट। इसके साथ साथ उसको जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कल मीटिंग हुई थी, उसमें कोई उसका बयान नहीं आया, कोई उसकी स्टेटमेंट नहीं आई। और उसके साथ साथ जो है इस पर तक वो जो हमास के जो कमांडोज अंदर गए थे उनको बाहर निकाल पाए। इसराइल सही मामले में इसको फंसा हुआ है। इस वक्त आप तमाम चीजें करवा सकते हैं जो कि पेंडिंग और फिलिपीन उसको चाह रहा था, तो उसमें मानने चाहने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग स्टैंड होना चाहिए, लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने भी कैबिनेट रखा है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आपने पोजीशन लेकर चलनी होती है, स्पेशली जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन स्ट्रॉन्ग ना हो, तो फिर आपको ऊपर इलेक्शंस के अंदर थोड़ा सा इमाम, थोड़ा सी बैलेंस, थोड़ा सा वो जज्बात छोड़ के लेकर चलना होता है। तो फॉरेन उसकी भी ट्रेंड है, अल्लाह ताला बड़ी स्ट्रॉन्ग। राइट ब्रिगेडियर साहब, राइट ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब, मुफ्ती मुबारक कुछ साहब, कहना आप आखिर में चाहूंगा। जल्दी से अगर कुछ ऐड कर लें। मैं इकबाल को आपको सुनाना चाहूंगा। फरमाते हैं, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पर खंदाजन, ठीक। फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। मैं ये समझता हूं भले कोई भी इस्लामी मुल्क खुलकर सामने ना आए,
फिर भी वो मुजाहिदीन जीतेंगे इंशाल्लाह। अभी तक जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, प्लानिंग है, यहूदियों ने प्लानिंग नहीं है, मेरा अल्लाह भी तो प्लानिंग करने वाला है। बेशक। और देखिएगा आप, रिजल्ट वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, और बेशक। फलस्तीनी जीतेंगे। बेशक। कोई इनको खत्म नहीं कर सकता। इंशाल्लाह। दो चीजें हैं, मैं एक तो वक्त आज खत्म जो हो गया आज है। जो आज जो जल्दी से ट्वीट कर ट्वीट जो किया है जी जी। वजीर आजम ने, मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी मुजम्मत करता हूं। वजह? वो कहते हैं कि दो दो रियासती हल, दो रियासती हल जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना, आज तक पाकिस्तान ने नहीं माना, तो ये निगरान वजीर आजम कहां से आ गया मानने के लिए? लेकिन वजाहत दी है उन्होंने कि इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल को अलग रियासत तस्लीम करना है। तो दो रियासतें किस चीज की अलग रियासत तस्लीम करने की तो बात आप वो कर कह रहे हैं कि वो गुट हम ये को यहाँ एक से ही ही पकड़ रहे है। हैं, यहाँ से ही पकड़ जी रहे जी, हैं। एक ही रियासत है, उसका नाम फलस्तीन है, जो कायदे आजम का स्टांस था वही उम्मत मुस्लिमा का स्टांस है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती आबिद साहब, ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल का सलामती का जो इजलास बुलाया था, एमरजेंसी इजलास, वो भी बेनतीजा खेज निकला है। लेकिन मुसलमानों को एक बात समझने की यहाँ बहुत ज़रूरत है कि आज हमें मुसलमान होने का जो फ़र्ज़ है वो अदा करना होगा और लब्बैक कहना होगा। जो मुसलमान जुल्म का शिकार रहे हैं 75-76 सालों से, आज उन्होंने अलम बुलंद किया है उस जुल्म के ख़िलाफ़, और हम मिन हैसिल मुसलमान उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। कि वक्फे के बाद जिक्र होगा सियासत का, मईशत का। साथ रहिए हमारे। आज भी कौम ने बराह रास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत देखी। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हर बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि आज इस केस का फैसला सुनाना चाहता हूं, लेकिन हर बार तारीख आ जाती है और फैसला नहीं आता है। क्या वजह है इसकी? और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शोएब शाहीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपकी नज़र में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का ऊंट किस करवट बैठेगा हुजूर? डिपेंड करेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस किस तरफ अपना मौक़िफ़ रखते हैं और क्या वो डिसाइड करते हैं। चूँकि इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑलरेडी मौजूद भी है और पहले से भी नज़र आ रहा था और आज भी नज़र आया है, और फैसला आज एक्सपेक्टेड था जो कि आज नहीं हो सका, तो शायद अब अनकरीब कल परसों तरसों जो भी मुनासिब होगा, तो मेरा ख्याल है फैसला अब आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे में बहुत सारे और केसेस पेंडिंग हैं जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है, वो केस बड़ा अहम है, वो पेंडिंग है। इसी तरह आप अगर देखेंगे 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस का होना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी उसमें पटिशनर है और उसके साथ साथ पीटीआई भी पटिशन फाइल कर चुकी है, और उसके साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तरमीम आई है और उसके साथ जो आर्मी एक्ट में तरमीम आई है, वो जो पटिशन्स हैं वो भी पेंडिंग है, वो भी बड़ी अहम है। लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं इस केस के ऊपर, क्योंकि ये इस केस का फैसला आएगा जिसके अंदर अगर तो वो एक्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर तो चीफ जस्टिस की प्रेरोगेटिव है कि वो क्या बेंच बनाते हैं। अगर वो एक्ट बाकी रहता है और ये पटिशन डिसमिस हो जाती हैं, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 2 जज साहबान बैठ के बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। शुएब साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। शुएब साहब, एक एडेड क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, इससे पहले वाली समाअत में, तो मेरे साथ एक माहिर कानून थे चौधरी एजाज साहब। उन्होंने मुझे एक स्टेटमेंट दी कि जितने ये 15 जजेस हैं, इनमें से सिर्फ 5 ऐसे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे। ये जो वकला दलाइल पेश कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कम जानते हैं। एक वकील साहब, चले मैं नाम नहीं लेता उनका, उनके लिए कहा कि ये तो टैक्स के लॉयर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं। आपका ओपिनियन क्या है इस पे सर? मेरा नहीं ख्याल, ये उनकी अपनी ज़ाती ओपिनियन हो सकती है। जब वो वकील है, देखिए स्पेशलाइज्ड फील्ड तो हर बंदे की होती है किसी न किसी साइड पे। तो मैंने सबसे पहले क्रिमिनल लॉ शुरू किया, क्रिमिनल लॉ से सिविल लॉ भी किया, फिर सिविल लॉ से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सर्विस लॉ किया, कॉर्पोरेट किया। देखिए कोई भी वकील जो है या कोई भी जज, कोई भी केस जब फैसला करने लगता है जज या कोई वकील बहस करने लगता है, उसने अपने केस की ब्रीफिंग और अपने केस को तैयार करना होता है। अब ये नहीं होता कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो हमने सर्विस नहीं पढ़ा, हमने सर्विस पढ़ा है तो क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ा, क्रिमिनल लॉ पढ़ा है तो हमने सिविल लॉ नहीं पढ़ा। तो जो एक कॉम्पिटेंट वकील या एक कॉम्पिटेंट जज होता है ना, तो उसके लिए ये कोई चीज़ मानी नहीं रखती। मेजॉरिटी इन पाकिस्तान जो लोग हैं, वो कला हैं, वो हर तरह के केसेस करते हैं, बशर्ते कि वो उसमें रिसर्च करें, उस पर मेहनत करें, पढ़ के आएँ, कानून, कायदे और
जिसमें यानी लॉ, रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर वो रिसर्च करके आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी Correct. लिहाज से करेक्ट। वो किसी दूसरे वकील से जो उस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं उस लिहाज से वो पीछे हैं। साइफर केस मेरा में नहीं ख्याल कि सर इसके अंदर, साइफर और जो जज साहिबान हैं, जी जज सर, साहिबान के पास तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उन्होंने हर तरह की लिटिगेशन में फैसले किए होते हैं। जो जज बैठा हुआ है हाई कोर्ट में, वो सिविल भी कर सुनता है, वो क्रिमिनल भी सुनता है, वो टैक्स भी सुनता है, वो कॉर्पोरेट भी सुनता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन भी सुनता है। राइट सर। कॉन्स्टिट्यूशन को इटसेल्फ अलग से तो वो कानून नहीं है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की, या तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो है, या जिसको कोई सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट्स ने उसको इंटरप्रेट किया हुआ है, तो ठीक। उसकी तशरीह करनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। शोएब साहब, इफ यू कैन हेयर मी, साइफर केस से इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, ये पूछना चाहता हूं कि 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद करने और का मेरा नहीं फैसला। ख्याल कि ये कहना कि इसमें सिर्फ 5। जी शोएब साहब, प्लीज कंप्लीट। देखिए साइफर का मामला तो बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, बना दिया गया है, लेकिन वो है नहीं। ओके। एक साइफर, सबसे पहली बात तो ये है कि वो डीक्लासीफाई हो गया था, ये एडमिटेड फैक्ट है। डीक्लासीफाई होने के बाद उसको तो पब्लिश भी कर दिया जाता, तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन नहीं है। नंबर 2, वो एक बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल की सज़ा है, जिसको आज 1.5 महीना या 2 महीने होने को हैं, 1.5 महीना हो गया है, और उनको बल्कि 2 महीने होने को हैं, और उनको अभी तक उसमें ज़मानत नहीं मिल सकी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अगर हम आगे देखें इसको इन पर्सपेक्टिव, ट्रू पर्सपेक्टिव में देखें, जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको तो आपने मुल्ज़िम बना दिया। इंटरसेप्ट की रिपोर्ट को आज देखें जो उसने शाये की है, उसके बाद तो अमरीकी तर्जमान ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी ये है तो दुरुस्त, लेकिन ये 2 डिप्लोमेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी। तो इसका मतलब तो ये है कि डिप्लोमेट वो अपनी स्टेट की बिहाफ पे ही कर रहा है ना, वो बात क्या कर रहा है उसके अंदर कि इमरान खान को हटा दो, और अगर नहीं हटाया तो पाकिस्तान फिर नताज भुगतने के लिए तैयार रहे, हम माफ़ कर देंगे अगर उसको हटा दिया, और अदम एतमाद के जरिए कामयाब होनी चाहिए। एक मैसेज था, ज़ाहिर ये किसको मैसेज था, इमरान खान को तो हो नहीं सकता, उन ताकतवर लोगों को था जो इनको हटाने की सलाहियत रखते थे। दूसरा मैसेज उसको था क्योंकि ये रूस अपनी मर्जी से गया है अकेला, उसके अंदर असद मजीद ने लिखा है कि नहीं, वो तो भाई ये विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स हो गया है। और फिर असद मजीद उसमें लिखता है कि आप डिमार्च करें, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा जाता है, उसको उसकी कंटेंट्स के मुताबिक डिमार्च किया जाता है, यानी शदीद एहतजाज किया जाए अमेरिकन एम्बेसडर से। वो हुआ और 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा गया, और फिर उसके ऊपर कमीशन बनना था जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हम उसमें कमीशन, हाई पावर्ड कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। क्या बनाया? नहीं किया। लेकिन बात यह है कि वो चूंकि खुद मुलव्वस थे, मैं समझता हूं कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, अगर उसको इस बात की सजा दी जाए कि तुमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ क्यों किया, तो मेरा ख्याल है ये गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो फैसला है सर कि 9 मई हंगामा आराई केसेस के तमाम मुल्जिमान का ट्रायल जेल में किया जाएगा, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखें, अगर उनके पास वाकई कोई सबूत है तो उसको ओपन ट्रायल और पब्लिक में, पब्लिक की मौजूदगी में और वहाँ कोर्ट में होना चाहिए। जेल ट्रायल कभी नहीं हुआ करते, ये सारा फ्रॉड है, और फ्रॉडुलेंट तरीके से वहाँ जजेस, कंप्रोमाइज जजेस के जरिए ट्रायल कराना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फेयरनेस होगी या आर्टिकल 10A के मुताबिक रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ये फ्रॉड कौन कर रहा है शोएब साहब? ये फ्रॉड कौन कर रहा है सर? इलीगल होगा, और मेरा हम इसको इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। ये फ्रॉड प्रोसिक्यूशन कर रही है, ये फ्रॉड वो प्रोसिक्यूशन वाले इदारे कर रहे हैं, ये पुलिस कर रही है, और तमाम वो कंसर्न लोग कर रहे हैं जो हर हाल में चाहते हैं कि इमरान खान और उनके लोगों को सजाएं दी जाएं, इसलिए कि उनका मतवा नज़र सिर्फ एक ही है कि पीटीआई को क्रश किया जाए, और वो जो एक भगोड़ा, यानी वो ना सिर्फ भगोड़ा एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुजरिम है, उसके लिए तो राहें हमवार हो रही हैं। और इमरान खान की आज पिछले 1 साल तकरीबन होने को है, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी तकरीर, ना उसकी आप खबर चला सकते हैं। ये तो है मीडिया की आज़ादी, तो ये कौन कर रहा है?
हमने पैमरा से पूछा, वो कहते हैं हमने नहीं पाबंदी लगाई। तो फिर किसने पाबंदी लगाई है? तो जिन्होंने पाबंदी लगवाई है वही लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से पीटीआई को क्रश किया जाए और इस तरीका वारदात के जरिए किया जाए, जजेस को कंप्रोमाइज़ किया जाए, इदारों को कंप्रोमाइज़ किया जाए। लेकिन इस तरीके से आप अपने खिलाफ नफरतें पैदा कर रहे हैं जो कि मुल्क के लिए सूटेबल नहीं होगा, मुल्क के लिए खिलाफ और होगा। शुएब साहब, जो इस अदालतें जबर, कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं इस वजह बर्बरियत, से, खौफ उसका और जुल्म की इम्पैक्ट, जो अदालतें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं सर, उसका इम्पैक्ट। अदालतें जो कंप्रोमाइज होंगी तो निज़ाम देखें, जमहूरियत आपकी डिरेल हो चुकी है, आइन आपका पहले मुअत्तल हो चुका है, बुनियादी इंसानी हुकूक आपके रहे नहीं किसी के। अगर जजेस इंसाफ भी कंप्रोमाइज हो गया तो वाहिद फोरम है जिसकी तरफ लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए एट पार। अगर इदारे ज्यादती कर रहे हैं तो उसके अंदर मुनसिफों को नहीं चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। जब मुनसिफ कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, उसका नुकसान होगा मुल्क के तमाम इदारों को, मुल्क की इकाइयों को, मुल्क की जमहूरियत को और फ्यूचर के उन इलेक्शंस को जिनको अभी वक्त से पहले मुतनाज़ा कर दिया गया है। फिर अगली जो हुकूमत आएगी वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बनेगी। उसका नुकसान ये होगा कि आपका मुल्क पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत बदतरीन सिचुएशन को चला गया है। 25 करोड़ आवाम का कोई कसूर नहीं है कि एक शख्स की दुश्मनी में आपने 25 करोड़ आवाम को महंगाई, गुर्बत और जिस तरह की जिल्लत की हालत में दलदल में फंसा दिया गया है, उससे निकलने का जो एक आस और उम्मीद है कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उनको निकालेगी, वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। उसका नुकसान पूरे मुल्क को होगा, 25 करोड़ आवाम को होगा और ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं, मुल्क की बका और सलामती के लिए अच्छा नहीं, इदारों के लिए अच्छा नहीं और 25 करोड़ आवाम के लिए अच्छा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून हैं, पीटीआई के भी वकील हैं। कहा उन्होंने जमहूरियत डीरेल हो चुकी है, आइन मुअत्तल हो चुका है, इंसानी हुकूक इस वक्त हमारे मुल्क में है नहीं। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। मुआशी तौर पर बात करें तो यकीनन महंगाई ने सबका कहते हैं जीना दूभर कर दिया है। तफसीलन डिस्कस करेंगे इकोनॉमी को इस ब्रेक के बाद शब्बर जैदी के साथ। बात होगी मईशत पर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शब्बर जैदी साहब। थैंक यू सो वेरी मच जैदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। शब्बर साहब, फर्स्ट क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क यू, ये जो डॉलर स्पीड से नीचे आ रहा है, बड़ी साख डार्क की मुझे याद आ रही है। जिस तरीके से उनके ऊपर कई बार इल्जामात लगे, IMF ने भी कहा कि उन्होंने फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट किया डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। आज भी जिस तरह डॉलर नीचे आ रहा है सर, इज इट आर्टिफिशियल या फंडामेंटल्स की बुनियाद पर यह नीचे आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप मेरी प्रोग्राम मुझे सुन रहे हैं तो मैंने बारहा ये बात कही है कि डॉलर की जो स्पेकुलेशन हो रही है उसमें दो चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। एक है एक्सचेंज कंपनियों का गलत रोल और दूसरा अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान का पैसा इस्तेमाल होना। ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये वो इसहाक डार वाले गिमिक्स नहीं है। ये दो एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं जो बिल्कुल वाजे हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। गवर्नमेंट ने पहले तो एक्सचेंज कंपनियों में छोटी एक्सचेंज कंपनियों को बंद करने का हुक्म दिया है और दूसरे बैंकों को एक्सचेंज कंपनी बनाने के लिए दिया है और तीसरे बैंक एक्सचेंज कंपनियों की जो डीलिंग पिशावर और कोयटा में कैश में बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसकी वजह से एक्सचेंज कंपनियों का अबूज़ ख़त्म हो गया है। दूसरी वजह उसी से लिंक चीज़ जो वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 3 अक्टूबर को और उससे पहले ही अफगान ट्रांजिट ट्रेड के 5 आइटम को बैन कर दिया है और 5 आइटम पे प्रोसेसिंग ड्यूटी और बैंक गारंटी लगा दी है। तो अफगानिस्तान की जो 8.5 से 8.5 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान फाइनेंस कर रहा था और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो कि अनरिकग्नाइज्ड है वो हमारे डॉलर से खेल रही थी, वो डिमांड खत्म हो गई है और डॉलर की प्राइस आ गई है। और मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अगर ये चीज़ अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बाकी रही तो डॉलर इंशाल्लाह ताला 30 जून तक 250 के आसपास आ जाएगा। आमीन आमीन आमीन। मगर ये बताइए जैदी साहब, तो डार साहब मेरी बात सुने, इस तरह की बातों में मेरे साथ डार साहब का जिक्र नहीं किया करें। राइट सर, वजह वैसे सर इसकी
जी वजह वैसे सर इसकी? देखिए, मैं बड़ा एक फंडामेंटल करेक्टिव किस्म का बंदा आदमी हूँ, और मैं ये जो चीजें होती हैं कि आपने डॉलर बाजार में डाल दिया, इस तरह की चीजों से मैं पसंद नहीं करता, और मैंने कभी कोई ऐसी गिमिक्स लगाने की कोशिश नहीं की है। ठीक तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे पसंद नहीं आता। ठीक जैदी साहब ये बताइएगा, अब हमारे मुल्क में बहुत सारे स्कैंडल्स आजकल हमें मालूम पड़े हैं। सोलर पैनल्स मंगवाने के चक्कर में अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग का खेल क्या है जैदी साहब? देखिए, मैंने कल पिछले हफ्ते एक प्रोग्राम किया था शाहजेब खानजादा के साथ। उसमें मैंने कहा था कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर बन के गया, तो मेरे पास जो पहला आदमी आया था 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, वो चाइना का एम्बेसडर था। और चाइना के एम्बेसडर ने मुझे कहा था कि मिस्टर जैदी, आपका मुझे पता है कि आपका बड़ा सख्त ओपिनियन है और अंडर एडवाइसिंग। और उन्होंने फिर मैंने उनसे कहा था कि सर, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर ये बात भी कही थी कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के हवाला डीलर इन्वॉल्व हैं, और वो यहाँ तक इन्वॉल्व हैं कि उनके शेंजन में कारोबार हैं, और वो सारे वहाँ से बैठ के एडवाइसिंग करते हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। ये वो हर एक की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग ये चैम्बर और ट्रेडर और बिजनेसमैन कहते हैं, इनमें से आधे लोग अंडर इनवाइसिंग, स्मगलिंग व अफगान ट्रांजिट पे काम करते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। अगर आप मेरा टेन्योर देखें तो मेरा झगड़ा भी इन्हीं के साथ हुआ था। और अगर आपको याद है तो मैंने कराची चैम्बर में सिराज के कासिम तेली साहब को कहा था कि आप स्मगल गुड्स बंद करना भेज दें, अंडर एडवाइस गुड्स करना भेज दें, मैं तमाम अफसरान को हटा लेता हूँ। उन लोगों ने मेरी बात को एग्री नहीं किया था। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 8 बिलियन डॉलर की जब मैं पहले 8 बिलियन डॉलर की अंडर एडवाइसिंग हो रही थी, और इसको फिर मैंने खत्म किया था, जो तकरीबन मैं 8 से 4 पे ले आया था। और मैं 4 पे कैसे लाया था मैं बता दूं आपको। मैंने ये किया था कि जो गुड्स पाकिस्तान में आती हैं वो इंपोर्ट वैल्यूज अंडर डिक्लेयर्ड होती हैं। मैंने उस पर लॉ बनाया है जो अभी भी एप्लीकेबल है, जिससे कि इंपोर्टेड गुड्स को हम ड्यूटी पे लगाते हैं रिटेल प्राइस पर, कि जितने वो बिकती है, तो उसमें अंडर इनवाइसिंग खत्म हो जाती है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंक्रीज टैक्स का कलेक्शन में जो हुआ है, वो मेरे दौर में जेन्युइन हुआ था, जो इस वजह से हुआ था कि हमने अंडर इनवाइसिंग को कैंसिल किया है। तो एक बात आप बिल्कुल याद रखें और ध्यान से रखें कि चाइना जो है, चाइना वो तिजारती मामलों में हमारा दोस्त नहीं है। वो हमारे साथ अच्छा खेल नहीं खेल रहा है। और उन्होंने और उसका दूसरा जो हमारा दोस्त नहीं है वो यूएई है। ये यूएई और चाइना तिजारती मामलात में हमारे दोस्त नहीं हैं। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, अगर कोई 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 सामान न्यूयॉर्क से आता है या डसलडर्फ से आता है या इंग्लैंड से आता है या किसी और पोर्ट से आता है, तो हमें यकीन होता है कि अंडर इनवाइस नहीं है। और जब वही सामान चाइना के किसी पोर्ट से जहाज लगता है, तो हमें यकीन होता है कि ये अंडर इनवाइस्ड है। तो ये जो खेल चाइनीज खेल रहे हैं हमारे साथ, हमने बड़ा उनको दोस्ती बैरल कायल से नीची और हिमालय से ऊंची खेल खेल के हमने अपनी सनत को तबाह कर लिया है। मगर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैं अब पाकिस्तानियों को ये बावर कराने में कामयाब हो चुका हूँ कि ये खेल अब ख़त्म होना चाहिए। और मुझे तकरीबन यकीन है कि ये खेल अब ख़त्म हो जाएगा अगर अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड और चाइना की अंडर इन्वेस्टिंग खत्म हो, तो पाकिस्तान के डॉलर की वैल्यू जो है वो 2 से आगे नहीं जानी चाहिए। सर आखिरी सवाल, वर्ल्ड बैंक ने हमें वार्न किया है कि जिस तरीके से हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बेच रहे हैं वो सही नहीं है। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही है उसके बाद लिटिगेशन बहुत होगी। ये भी कहा है कि पीटीआई का जो मॉडल था सरमाया पाकिस्तान का, उसकी वजह से ताखीर हुई है। जुडिशियल एक्टिविज्म, लिटिगेशन, वीक पॉलिटिकल कमिटमेंट और साथ साथ परसेप्शन ऑफ करप्शन कॉस्ट की वजह से ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाएगी। सर आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, मगर हम एक स्पेशल सर्कमटेंस में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर या वजीर आजम किसी भी चीज को प्राइवेटाइज करेगा, वो अपने टर्म खत्म होने के बाद जेल चला जाएगा। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के जितने भी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, एक आध के अलावा,
जब वो अपनी टर्म खत्म की है तो उसके बाद उनका अगला ठिकाना जेल होता है। तो कोई भी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो है वो कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पा रहा है बड़ी चीज़ों की, और उनके ऊपर शदीद इल्ज़ामात लगते हैं। इसमें हमारा प्रेस मीडिया भी शामिल है, हमारे और लोग भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है जो नहीं चाहती। तो अगर हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है, स्टील मिल से या PIA से, तो राइट एक सर। अच्छा एक बुरी चीज़ है, मगर एक बुरी जहर भी खाना पड़ता है अगर बीमारी हो जाए तो। बिल्कुल इस ठीक। बार उनको, तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये स्टेट G2G हो जाता है और हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है, तो मैं उसको एग्री करूँगा, क्योंकि कोई भी सियासी गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकेगी और वो उसी तरह वापस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए ये छोटी-छोटी बहुत बातों में लगे। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।